ये बात उस समय की है जब मैं 21 साल की थी। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मेरा एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 15 साल थी। हम दोनों ही भाई बहन बहुत खूबसूरत थे और लोग हमें देखकर हमारी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। मैं अपनी मम्मी पर गई थी। मेरे पापा हरियाणा के ही रहने वाले थे, लेकिन उनके फाइनेंसिंग हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपनी जवानी के समय उनके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे वह ढेर सारे पैसे कमा सके। मेरे पापा मेरे दादाजी के तीसरे नंबर के बेटे थे। मेरे दोनों बड़े ताऊजी की अच्छी नौकरियां थी और वे अच्छे खासे पैसे कमाते थे। मेरे पापा ने काफ़ी समय तक अपने पिता के पैसों पर ऐश की। वह घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे और हमेशा अपने दोस्तों के साथ किसी न किसी खूबसूरत जगह घूमने जाते थे। मेरे पापा की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मेरे पापा अपने दोस्त के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वे वहाँ पूरे 1 हफ्ते ठहरे थे। वहीं उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई जो कश्मीर की रहने वाली थी। मेरी मम्मी 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही थी। मेरी मम्मी को भी मेरे पापा पसंद आ गए थे। वह इतनी सुंदर थी कि उनके मुकाबले में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी खूबसूरती पर जरा भी घमंड नहीं था, क्योंकि वह जिस जगह से आई थी वहाँ के लोग गोरे चिट्टे और खूबसूरत होते हैं। पहली ही नज़र में मम्मी और पापा को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वह 1 हफ्ता उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। जब पापा को घर वापस आना था तो मम्मी ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। पापा ने कहा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं माने तो। इस पर मम्मी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि वह नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी को उनके माता पिता से लड़ झगड़ कर अपने साथ यहाँ ले आए। उधर मम्मी के माता पिता ने भी उनसे सारे संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि मम्मी जिद पर अड़ी थी। उन्हें शादी सिर्फ मेरे पापा से ही करनी थी। पापा मम्मी को लेकर घर को तो आ गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि घर में भी एक नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा है। मेरे दादाजी बहुत शरीफ इंसान थे और पूरे इलाके में उनका बहुत मान सम्मान था। वह लव मैरिज के खिलाफ थे। अगर कोई करता भी तो उसे माफ़ नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते थे। जब उनके खुद के बेटे ने ऐसा किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा कश्मीर से लड़की भगा कर ले आएगा। जब मम्मी पापा हरियाणा लौटे तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि मम्मी अपने सारे दस्तावेज साथ लाई थी। उसके साथ पापा उन्हें अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। घर के सभी लोग दोनों को एक साथ देखकर डर गए थे। पापा ने जब सब कुछ बताया तो मेरे दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मम्मी कश्मीर से यहाँ आ चुकी थी और वे शादी के बंधन में बंध चुके थे। मेरे दादाजी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। मेरे दोनों ताऊजी ने उन्हें समझाया कि अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मेरी दादी मेरी मम्मी की खूबसूरती देखकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने शायद इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। दादी ने तो दिल से अपनी बहू को स्वीकार कर लिया, लेकिन दादाजी की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मेरे पापा ने शर्मिंदा होकर सबसे माफ़ी मांगी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मेरे दोनों ताऊजी पहले से ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए वह अपने परिवार का खर्च खुद उठा रहे थे। लेकिन मेरे पापा, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी, अब शादी के बाद जिम्मेदारियों के बोझ तले आ गए थे। दादाजी ने पापा को साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हें सारी जिंदगी अपनी कमाई से खिलाया है, लेकिन अब तुम्हें खुद अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। यह सुनकर पापा घबरा गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आती हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी पापा से कोई शिकायत नहीं की। उन्हें इतने पसंद थे कि वह किसी भी परिस्थिति में उनके साथ रहने को तैयार थी। मेरी दोनों ताई जी मम्मी से जलती थी और हमेशा दादी को उनके खिलाफ भड़काती थी। समय बीतता गया। पापा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। वह पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें आखिरकार एक मामूली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। उन्होंने ठान लिया था कि मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। मेरे दादाजी के पास ज़्यादा जायदाद तो नहीं थी,
लेकिन जिस घर में वह लोग रहते थे वह काफ़ी बड़ा था। फिर कुछ वक्त गुजरा और मैंने जन्म लिया। सारे ही देखने वाले लोग यही कहते थे कि बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने ददियाल वालों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मेरे जन्म पर मेरी माँ को अपने माता पिता और अपना परिवार बहुत याद आया था, लेकिन वह तो अपनी सारी पुरानी कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ चुकी थी, तो फिर पीछे कैसे वापस पलट सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दादाजी और दादी भी एक एक करके दुनिया से विदा हो गए और फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरी दोनों ताई जी का कहना था कि ये पूरा घर हमारा है, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि तीनों भाई बराबर हैं। भले ही मैंने कभी कोई कमाई नहीं की और कभी अपने माता पिता को कमाई का एक रुपया भी नहीं दिया, मगर माता पिता के लिए उनके सारे ही बच्चे बराबर होते हैं। जितना इस घर में दोनों भाइयों का हक है, उतना ही हक मेरा भी है। इस बात पर बहुत बहस हुई। तीनों भाइयों में आपस में बहुत झगड़े हुए। पंचायत हुई तो यही फैसला निकला कि इस घर के 3 हिस्से होंगे और एक हिस्से मेरे पापा का भी होगा। घर का बंटवारा हो गया। मेरे दोनों ताऊजी ने अपने अपने हिस्से में आने वाली जगह बेच दी और उन पैसों से दूसरी जगह घर खरीद लिया, जबकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना घर बेचकर दूसरा घर खरीद लेते। हालांकि मेरे पापा के हिस्से में जो घर आया था वह बहुत छोटा था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इसमें भी गुजारा कर लूँगी। अभी हमारा घर छोटा है, आगे चलकर बड़ा भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे सिर पर अपनी छत तो है। इस तरह अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से गुजरने लगी। पापा जितने पैसे कमा कर लाते, उन्हीं पैसों से हमारे घर का गुजारा हो जाता था। फिर कुछ समय बाद मेरा छोटा भाई आ गया और मेरे माता पिता का परिवार पूरा हो गया। मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार दिया, मगर वह सिर्फ हमारी ख्वाहिशें पूरी करने से मजबूर थे, क्योंकि पापा की जितनी सैलरी थी उस हिसाब से वह हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि वक्त गुजरता गया, मैं और मेरा भाई बड़े होते गए। हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसी बीच पापा का काम भी पहले से अच्छा हो गया। पापा उस फैक्ट्री से निकलकर दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने लगे, जहां उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। अब जिंदगी में परेशानियां ना के बराबर थी। मेरे पापा के दोनों भाई उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। ये हमारा छोटा सा परिवार था और हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे। मेरी उम्र 21 साल हुई। मेरी मुलाकात शरद से हुई। शरद मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और उसने मुझे पहली नज़र में ही देखकर पसंद कर लिया था। मैं इतनी सुंदर थी कि कोई भी मुझे आसानी से पसंद कर सकता था। लेकिन शरद की बात कुछ और थी। शरद एक अच्छा, ईमानदार और समझदार लड़का था। उसने न तो मुझे कभी परेशान किया और न ही कभी प्रपोज किया। बस वह मेरा दोस्त बन गया था और इसी दोस्ती के बीच मैं उसे पसंद करने लगी थी और फिर वह भी मुझे पसंद करने लगा। उसके बाद हमारी मोहब्बत शुरू हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी डूब चुकी थी कि मुझे ये दुनिया हसीन लगने लगी थी। बस हमेशा शरद ही शरद दिखाई देता था। मेरी पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी, क्योंकि मैं बीएससी पूरी कर चुकी थी और शरद भी अभी इंजीनियरिंग कर रहा था। उसे अभी आगे और पढ़ना था। वह भी मेरी ही तरह एक मामूली परिवार से था, लेकिन उसकी फैमिली मेरी फैमिली से ज़्यादा गरीब थी। उसके घर में फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पापा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनका इलाज चलता रहता था। शरद एक मामूली सी नौकरी करता था। उसकी सैलरी बहुत कम थी और जितने पैसे कमाता वे उसके पापा के इलाज में लग जाते थे। उसे अपनी पढ़ाई भी करनी थी और अपनी पढ़ाई का खर्च भी वह अकेले ही उठा रहा था। वह बेचारा कुछ परेशानियों से घिरा हुआ था। इसी दौरान उसकी मुझसे मुलाकात हुई तो वह मुझे अपना हमदर्द समझने लगा था, क्योंकि मैं उसकी तकलीफ़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पापा का कहना था कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हम तुम्हें घर तो नहीं बैठा सकते, तुम्हारी उम्र ठीक है, तुम शादी के लायक हो गई हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से शादी कैसे कर सकती थी? मैं तो शरद से प्यार करती थी। मैंने इस बारे में फौरन शरद को बताया
और उसे अपने घर रिश्ता लाने के लिए कहा। शरद कहने लगा, मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे घर रिश्ता कैसे ला सकता हूँ? अभी मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। ऊपर से मेरे माता पिता की तबीयत खराब रहती है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूँगा तो मेरे घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा, शरद, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और कर देंगे। शरद कहने लगा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं अपने घर पर बात करता हूँ। 1 हफ्ता पूरा हो गया। उधर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। फिर उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया जो उनकी उम्मीद से बढ़कर था। एक ऐसे परिवार ने मुझे पसंद किया जो बहुत अमीर था। उन्हें दान दहेज में कोई मतलब नहीं था, न ही मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए थी और मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे। वे लोग इतने अमीर थे कि पापा ने फैसला कर लिया कि वे मेरी शादी वहीं करेंगे। मैंने जब ये बात शरद को बताई तो वह अकेला ही मेरी मम्मी पापा से बात करने के लिए आ गया। मुझे उसका ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। शरद ने मेरे पापा से बात की और कहा, मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं शरद से प्यार करती हूँ। लेकिन पापा को शरद पसंद नहीं आया था। पापा ने शरद से उसकी पढ़ाई, नौकरी और परिवार के बारे में पूछा। शरद ने सारी जानकारी बिल्कुल सही सही दी थी। उसने एक भी झूठ नहीं बोला था। पापा ने शरद से कहा, हम तुम्हारे बारे में सोचकर बताएंगे। शरद को उम्मीद थी कि मेरी पापा मान जाएंगे, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी पापा ने मेरी बहुत क्लास लगाई। पापा ने इमोशन ड्रामा किया और कहा, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मम्मी ने कहा, हमें ये लड़का पसंद नहीं आया, हम तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही करेंगे। मैं जिद पर अड़ी रही, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी अपनी जिद पर थे क्योंकि मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। मेरे साथ घर में बहुत बुरा सलूक हुआ था। मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही थी। मेरे घर से निकलना भी बंद करवा दिया था। मम्मी ने तो मुझे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम शरद से शादी करोगी तो तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। मुझे अपने माता पिता का ये सलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरा छोटा भाई भी मुझे समझा रहा था कि दीदी वही करो जैसा मम्मी पापा कहते हैं, भूल जाओ इस लड़के को। लेकिन मैं अपने दिल से उसे कैसे निकाल सकती थी। शरद फिर से मेरी मम्मी पापा से उनका जवाब लेने के लिए आया था। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। पापा ने उसे डांट कर भगा दिया था, मगर जब वह नहीं गया तो पापा ने उसे एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से वह यहाँ से जाने पर मजबूर हो गया। पापा ने कहा, कीर्ति तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मगर वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पापा ने उसे बाहर खड़े रहने को कहा और फिर एक अंदर से आकर मेरे कमरे में आए। मुझसे कहने लगी, कीर्ति, बाहर वह लड़का खड़ा हुआ है, तुम्हें उनसे मना करना है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं और तुम्हारी मम्मी सूली से लटक कर अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आप दोनों भी तो लव मैरिज थी। मम्मी कहने लगी, हम दोनों की लव मैरिज, मगर हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, तब जाकर हमारी ज़िंदगी आसान हुई है। और जो परेशानियां हमने बर्दाश्त की हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी उन्हीं परेशानियों का सामना करे। हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और इस लड़के की औकात क्या है? जिस जगह तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वह लड़का तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, और ये लड़का तुम्हें सारी जिंदगी कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा ने मुझे खुशी देने के लिए बहुत संघर्ष किए, और हर इंसान संघर्ष नहीं कर सकता। तुम लोग तो बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, और फिर क्या बचता है? मोहब्बत। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मोहब्बत के साथ साथ पैसों का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस लड़के के पास नहीं है। इसलिए तुम हमारी बात मान लो और जाकर इससे सारे संबंध खत्म कर दो। कह दो इससे कि
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मम्मी पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं टूट कर रह गई थी, और फिर मजबूरन मैंने आंसू साफ किए और जाकर शरद का सामना किया। शरद कहने लगा, ये तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी दूसरी जगह रिश्ता तय हो चुका है, तुम अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। शरद कहने लगा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुमने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के वादे किए थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा की जैसे ही तबीयत ठीक होगी, वे दोनों खुद यहाँ चलकर तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने आएंगे। मैं भी उन्हें मना चुका हूँ। मैंने कहा, अब तुम्हें मेरे लिए कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास है ही क्या जिससे मैं तुमसे शादी करूं? तुम मुझे जिंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकते, कोई आराम नहीं दे सकते, सिर्फ मोहब्बत दे सकते हो, और मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अरे तुम तो खुद पाई पाई के मोहताज हो। तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से निकल जाओ। मैंने यह सब कुछ बड़ी मुश्किल से कहा था। वह बेचारा रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम में दौलत का लालच है। दौलत ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी में मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा को पसंद नहीं आई। मेरे मम्मी पापा ने उसे धक्के मारकर मेरे घर से निकाल दिया, और मैं खामोशी से खड़ी उसे देखती रही। मैं अपने कमरे में आकर बुरी तरह रोई थी। मैं शरद की नज़रों में गलत साबित हुई थी, मगर वह नहीं जानता था कि मैं किस परिस्थिति से गुजरी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी निखिल नाम के लड़के के साथ तय हो गई थी। शरद के साथ मेरे माता पिता की वजह से जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी और कभी अपने पेरेंट्स को पलटकर नहीं देखूंगी। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, और आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया था। अपने माता पिता से कहने के मुताबिक मैंने ये शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं एक पत्थर की मूर्त बन गई थी, जिसे न तो कोई दुख था और ना ही कोई खुशी। शरद ने मुझे दोबारा कभी पलटकर संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह मुझसे संपर्क करता भी तो कैसे? मेरे पास न तो मोबाइल था और न ही घर से बाहर निकल रही थी। वह कभी पलटकर मेरे घर पे नहीं आया। उसके बाद कभी मेरा उससे दोबारा सामना नहीं हुआ। वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे उसे भूलने पर मजबूर होना पड़ा। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मेरी विदाई का समय आ गया था। विदाई के समय मम्मी पापा और मेरा भाई मुझसे लिपटकर बहुत रोए थे, मगर मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका था। उन लोगों ने मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। पलटकर मैंने भी उनसे कह दिया था, आपको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी शादी अमीर लड़के के साथ करवाई है, तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही रहेगी। मैं शादी के बाद कभी पलटकर आप लोगों के पास नहीं आऊँगी। मैंने आपसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, हमने ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए किया है, मगर मुझे ऐसे फायदे की कोई ज़रूरत नहीं थी जिसकी वजह से मैं खुश भी नहीं हो सकती थी। मेरी शादी होकर जब मैं अपने ससुराल गई तो ससुराल में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी हो चुकी थी। निखिल मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे चेहरे से तो खुशी कहीं गायब हो गई थी। फिलहाल निखिल के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मैंने खुद को समझा लिया कि अब जो भी है, जैसा भी है, यही मेरा घर है और यही मेरा पति है। निखिल एक अच्छे पति साबित हुए थे। उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उनकी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि निखिल की माँ उसकी सगी माँ नहीं, बल्कि सौतेली माँ है। वे इस बात का बदला न जाने मुझसे क्यों लेती हैं। शायद उन्हें घर में मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। निखिल के पापा ज़्यादातर ऑफिस में होते थे, घर में मैं और मेरी सास ही होते। कुछ समय के बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली। मैंने बेटे को जन्म दिया था। मेरी उस खुशी में मेरे मम्मी पापा भी शामिल होने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें सावधान कर दिया था कि आगे मेरी ज़िंदगी में या मेरे घर में शामिल होने की कोशिश मत करना। वे लोग जानते थे कि उनकी बेटी उनसे नाराज़ है,
मगर उनका मानना था कि अब मुझे नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। तू बहुत अच्छी रहती हैं, वह कहते हैं, मगर मुझे उनकी ओर पलटकर नहीं देखना था। मैं भले ही अच्छी रहती थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए और ज़िंदगी को गुजारने के लिए निखिल की पत्नी थी। मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आ गया तो ज़िंदगी खुशहाल हो गई। मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया। सांस का बर्ताव अभी भी मेरे साथ ठीक नहीं था। वह मेरे पति और ससुर के सामने अच्छी बनती, मगर उनके पीछे मुझे बहुत सारे बातें सुनाया करती। मैं सब कुछ सहन कर रही थी। फिर कुछ साल गुजरने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पति अपने बच्चों से बहुत खुश रहते थे। अब मैं भी खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरी खुशियाँ मुझे ज़्यादा दिन रास नहीं आई। मेरे पति के साथ एक भयानक हादसा हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चे अनाथ हो चुके थे। यही सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल था। मेरे पति मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए। ये सब मैं सहन नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने खुद को बच्चों की खातिर संभाल लिया था। मेरे पति के साथ मेरे पूरे 5 साल गुजरे थे और इन 5 सालों में उन्होंने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी माँ का बर्ताव मेरे साथ और ज़्यादा खराब हो गया। उनकी सौतेली माँ अपने पति और बेटे की पूरी जायदाद पर खुद कब्जा करना चाहती थी। वह समझ गई कि अब निखिल के बच्चे हैं और ये सब कुछ निखिल के मरने के बाद उनके बच्चे का ही होगा। इसलिए उन्होंने चालाकी से मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर, जो मुझे बहुत अच्छा समझते थे, मेरी सास ने उनके दिल में भी मेरे प्रति नफरत भर दी थी। निखिल के जाने के बाद उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे ससुर के सामने ये साबित कर दिया कि चोरी मैंने ही की है। उन्होंने कहा, अब हमारा निखिल तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस लड़की को हमारे घर में क्या काम। ना ही हमें इसके बच्चे चाहिए और ना ही ये हमारे घर में रह सकती हैं। इस तरह से उस घर से बेसहारा कर दी गई। मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं बहुत खुददार हो चुकी थी। वक्त और हालात से लड़ना मैंने सीख लिया था। मेरे घर वालों ने जितनी कोशिश की थी मैं खुश रहूंगी, अच्छी रहूंगी, उतनी ही मेरी किस्मत खराब निकली। अब मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैं सड़क के किनारे उन्हें लिए बैठी थी। फिर मुझे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। मैं अपने बच्चों को लेकर वहां चली गई। वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी। काफ़ी समय बाद मेरा उससे सामना होने जा रहा था। मैं सोच रही थी कि वह मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके घर में उसकी पूरी फैमिली थी। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। वह मुझे और मेरे बच्चों को लेकर अपने रूम में चली गई और वहां जाने के बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। वह मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ, आज तुम मेरे घर कैसे आ गई। फिर मैंने उसे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। सड़क पर ही अपना वक्त गुजार रही हूँ। तुमसे मदद चाहिए थी। मेरे रहने की और नौकरी का कहीं बंदोबस्त करवा दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसने मेरे बच्चों के लिए खाना मंगवाया। मेरे दोनों बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया। उसने कहा, नौकरी के लिए तो मैं तुम्हारी बात कर लूँगी, मगर इस समय कोई पोस्ट खाली नहीं है और रहने का बंदोबस्त भी मैं तुम्हारा कहाँ करवा सकती हूँ। मैं तो खुद इस घर में रहती हूँ। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम्हें किराए का घर दिलवा सकती हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहने लगी, इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। उसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया और मुझे पैसे दिए थे। यही मेरे लिए काफ़ी था। जब मैं उसके घर से जाने लगी तो वह कहने लगी, कीर्ति, आखिर तुम कब तक अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारोगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। तुम्हें दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मैंने कहा, दूसरी शादी मुझसे भला कौन करेगा। मेरे बच्चे हैं और 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है।
मेरी दोस्त पिंकी ने मुझसे कहा, क्यों नहीं करेगा? इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, शादी नहीं चल पाती या फिर किसी कारण उनकी शादी नहीं हो पाती। ऐसे लोग तुम जैसी लड़कियों का ही तो साथ देना चाहते हैं जो उनके घर को संभाल सके। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। फिर पिंकी ने मुझसे एक आइडिया दिया। उसने कहा, तुम्हें शादी भी नहीं करनी और पैसा भी कमाना है तो तुम किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों नहीं कर लेती जो सिर्फ पैसे देकर अपनी ज़रूरत के लिए शादी करे। मैंने चौंक कर पिंकी को देखा और कहा, क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? वह कहने लगी, हाँ, ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत के लिए शादी करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी, जैसे किसी कुछ दिनों का कॉन्ट्रैक्ट, और तुम चाहो तो अपनी फीस ले सकती हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह से पैसा कमा लूँगी। आखिर मैं अपने बच्चों को सड़क पर कैसे भटकने दूँ? ज़रूरत के लिए ही सही, मगर मेरे पास अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए पैसे तो आ जाएंगे। वैसे भी मेरे पास दूसरा सहारा नहीं था। अपने बच्चों की खातिर एक औरत क्या कुछ कर सकती है? अपने घर वालों से इतना मुझे कोई मदद नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने पिंकी की मदद से कुछ ऐसे लोगों की बात की जो अपनी ज़रूरत पूरी करने की खातिर कुछ दिनों के लिए मुझसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने निखिल के साथ कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं करती भी तो कैसे, जब मैं उससे मोहब्बत करती ही नहीं थी। मैंने मामूली तौर पर शादी करने का सोचा, क्योंकि इस तरह लोगों की ख्वाहिश तो पूरी हो जाती हैं, मैं उनके सिर पर बोझ भी नहीं बनती। मेरा सामना एक आदमी से हुआ जो काफ़ी उम्रदराज था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उसने मुझे अपना बनाने का कहा, मगर मैंने उसे पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हारी पत्नी सिर्फ 3 दिन के लिए ही बनूंगी। मेरी फीस 3 दिन की 1 लाख रुपए है। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए तो हर कोई बेचैन रहता है, तो फिर अमीर लोग भी मुझ पर आसानी से पैसे लुटा सकते थे। वह बूढ़ा आदमी मान गया और इस तरह मेरी शादी उसके साथ 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई। उसने जैसे ही मुझे 1 लाख रुपए का एडवांस दिया, मैंने तुरंत एक घर किराए पर ले लिया और घर के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी। फिर मैं 3 दिन के लिए उसकी पत्नी बन गई और 3 दिनों तक उसने मुझसे पत्नी होने का पूरा हक वसूल किया। 3 दिन के बाद उसने मुझे बाकी पैसे दिए और मैं अपने घर आ गई। अब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे रहने लगे थे, क्योंकि अब मैं इसी तरह से पैसे कमा रही थी। एक आदमी को छोड़कर दूसरे के साथ शादी, दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ शादी, यही मेरा कारोबार बन गया था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे बच्चों का पेट भर रहा था। मेरे पास एक दिन का 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता था, मगर मुझे इस काम के लिए बहुत कम ग्राहक मिलते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी अपनी ख्वाहिश होती थी शादी करने की, मगर किसी मजबूरी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती थी। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वे ये काम बहुत कम करते थे। फिर भी मेरे बच्चों का खाना पीना चल निकला था और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर बसर होने लगी। मैं बहुत कंजूसी से खर्च करती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि बुरा वक्त कभी और किसी के पर भी आ सकता है। बुरे वक्त के लिए हमेशा पैसा बचा कर रखना चाहिए। मैंने अपनी दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, भले ही वह मेरी मदद ना कर सकी, मगर उसने मुझे पैसे कमाने का तरीका सिखा दिया था। मैं जानती थी कि मेरे पास पैसे कमाने का तरीका गलत था, लेकिन मुझ जैसी मजबूर औरत और क्या कर सकती थी। वैसे भी खूबसूरत औरत को इस दुनिया के भेड़िए अपनी नज़रों से नोच डालते हैं। उससे पहले मैंने खुद ही इस काम को अपना धंधा बना लिया था। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बेटी दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और कहने लगी, मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने अजीब से हुलिये में एक मर्द खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और बाल भी बिखरे बिखरे थे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो वह कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम पैसों के लिए शादी करती हो और तुम्हारा सिर्फ 3 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने इधर उधर देखा और इम्तिहान किया कि कहीं कोई मोहल्ले वाला या मेरे बच्चे आसपास तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तसल्ली करने के बाद मैंने उससे कहा,
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो वह कहने लगा, हाँ, लेकिन मैं तुमसे 3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती। उसने कहा, जब पैसों की खातिर तुम अपना शरीर दूसरों के हवाले कर सकती हो, दूसरों से शादी कर सकती हो, तो क्या अपना वक्त आगे नहीं बढ़ा सकती? मैंने उसे चौंक कर देखा। वह खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम 1 दिन के 1 लाख रुपए कमाती हो ना, मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख रुपए दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। 50 लाख तो बहुत ज़्यादा रकम थी। इतने पैसे अगर मेरे पास आ जाते तो मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती थी, कोई कारोबार भी कर सकती थी, और फिर शायद मुझे जिंदगी भर इस काम को करने की जरूरत नहीं हो। मैंने सोचा कि इस तरह मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उस मर्द की बात मान ली और उससे शादी कर ली। वह मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया। मगर ये अजीब बात थी कि जिस काम के लिए उसने मुझसे शादी की थी, वह काम उसने कभी अंजाम नहीं दिया। उसने बस मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले जाकर रख दिया था। वह हमें पेट भरकर खाना दे रहा था, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। वह मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता था। वह घर में कम रुकता था, उसके घर में कोई नहीं था और वह बहुत बड़ा घर था। वह सारा दिन घर मुझे और मेरे बच्चों के हवाले छोड़कर चला जाता था। वह मेरे बच्चों से हंस हंस कर बातें करता, उनके लिए तोहफे लाता, जिससे वे बहुत खुश हो जाते। मैं समझ नहीं पा रही थी वह कौन है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। उसका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। मुझे सिर्फ उससे पैसों के मतलब था। घर में मैं उसी के हिसाब से चलती थी, जैसा वह कहता था। अगर वह मेरे करीब आना चाहता तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी और उसे अपने करीब आने की इजाज़त भी नहीं देती। मगर वह खुद ही मेरे करीब नहीं आया। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया और अब मेरे इस घर में जाने का समय आ गया। अब मुझे उससे अपने पैसे लेने थे और इस रिश्ते को ख़त्म करना था। उस दिन वह घर में मौजूद नहीं था। मैं तो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन जब रात के समय वह घर आया तो मैंने उससे कहा, मुझे मेरे पैसे दे दो और इस रिश्ते से आज़ाद कर दो, मेरा समय पूरा हो चुका है। उसने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे। मैंने गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है? तुमने कहा कि तुम 1 महीने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो और उसकी कीमत 50 लाख दोगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसने मेरे कंधों को पकड़ा और जंख जोड़ते हुए कहने लगा, तुमने जो मेरे साथ किया, क्या वह सब सही था? मैंने उसे हैरानी से देखा। उसने अपने चेहरों से नकली दाढ़ी और मुंह छटानी शुरू कर दी। उसके बाद उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये इंसान तो शरद था। वह कहने लगा, तुम मुझे पहचानने में कैसे गलती कर सकती हो? मैं तो तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था। 5 साल बाद भी तुम नहीं बदली, मगर वक्त और हालात ने मुझे ज़रूर बदल दिया। मैं बदला सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने इसी दौलत की वजह से मुझे छोड़ दिया था ना। आज देखो किस्मत ने तुम्हें किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तुम एक कैरेक्टरलेस औरत बन गई हो। वह यह कहकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई, जो दौलत के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि लोगों से शादी करने पर उतर आई। 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, यह कहकर वह हंसने लगा। मुझे तो ये कोई पागल इंसान लग रहा था। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। वह कहने लगा, अच्छा तो फिर तुम्हारी वह दौलत कहाँ गई जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा था? तुम्हारा पति कहाँ गया जिसके साथ तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी करवाई थी? वह तो बहुत अमीर था ना। वह तो तुम्हें सारी जिंदगी की खुशियाँ दे सकता था। तो फिर वह सब क्यों नहीं रही? तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। तुम झूठी हो और हमेशा झूठी रहोगी। आज मुझे देखो। वह तंज कसते हुए बोला, तुम्हारी इस बेइज्जती ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने घर पहुंचा और देखा कि मेरे माता पिता की मौत हो चुकी थी।
इस सदमे ने मुझे तोड़कर रख दिया। उनके गुजरने के कुछ समय बाद मेरी माँ भी चल बसी। मैं पूरी तरह से अकेला रह गया। उससे गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने अपना घर बेच दिया और पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चला गया। वहाँ जाकर मैंने खुद को बदला, अपने कैरियर पर ध्यान दिया और आज देखो मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम इस तरह की ज़िंदगी जी रही हो तो मैंने सोचा क्यों न तुमसे अपना बदला ले लूँ। लेकिन अब तुम क्या हो, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रही। मैंने उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण देखा। फिर मैं गहरी सांस लेकर बोली, अच्छी बात है कि तुम बिजनेसमैन बन गए, लेकिन तुम आज भी वही इंसान हो जो मेरी मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाया। वह ठाका लगाकर हंसा और बोला, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी कीर्ति। अगर करती तो अपने पिता के सामने अपनी सच्चाई कबूल करती, ना कि मुझे जलील करके अपने घर से निकालती। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मेरे बच्चे हैं। मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। मुझे ये सब करने का शौक़ नहीं था। मेरी सुंदरता को इस समाज के भेड़िए नोच डालते, मेरे चरित्र पर सवाल उठाते, मेरे बच्चों को भूखा रखते, फिर भी मैं बदनामी कहलाती। इसलिए मैंने बदनामी का रास्ता चुना, क्योंकि कम से कम वहाँ से मुझे पैसे तो मिलते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भारी आवाज़ में बोली, मेरे माता पिता ने मेरी शादी निखिल से इसलिए करवाई क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रेम विवाह की वजह से जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं वह मुझे न सहनी पड़े। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर निखिल से शादी नहीं की तो वे अपनी जान दे देंगे। उनकी खुशी के खातिर, उनकी इज्जत के खातिर मैंने अपने प्यार को कुचल दिया। शरद चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने रूंधे गले से कहा, तुम तो वहाँ से चले गए, लेकिन मैंने कितनी मुश्किलों से निखिल के साथ शादी निभाई ये मैं ही जानती हूँ। मैं उसके साथ खुश नहीं थी, लेकिन निभाती रही क्योंकि मेरे बच्चे थे। फिर किस्मत ने एक और सितम कर दिया। एक हादसे में निखिल की मौत हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों के साथ सड़क पर भटक रही थी। मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शरद अब भी मुझे संदेह से देख रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम अपने माता पिता के पास क्यों नहीं गई? उनके घर क्यों नहीं रहती? क्यों सड़कों पर भटकती रही? मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उन्होंने अपनी इज्जत के बचाने के लिए मुझे तुमसे अलग कर दिया था। उन्होंने मेरी शादी निखिल से करवाई और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उनके इस फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं आज भी उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए मैंने कभी पीछे मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। अब शरद की आंखों में पछतावा छाप झलक रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तो मैं तुम्हें गलत समझता रहा। वह मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो कीर्ति। मुझे लगा कि तुम स्वार्थी और लालची बन चुकी हो, लेकिन तुम्हारी इस दर्द भरी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। मैं सिर्फ तुम्हें एहसान दिलाना चाहता था कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनके पीछे इतनी बड़ी मजबूरी थी। शरद ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वह बोला, आज मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी है। एक तरफ 50 लाख रुपए हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ। अगर तुम चाहो तो पैसे लेकर जा सकती हो, लेकिन वो पैसे कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी। वह रुका, फिर गंभीरता से बोला, लेकिन अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए अपना लूँगा। मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार करने लगा हूँ कीर्ति। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे शक हुआ था, लेकिन तब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने आगे कहा, मैंने सोचा कि जब तुम यहाँ से जाओगी तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांधकर तुम्हारी तकलीफ बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। तुम जो भी फैसला लेना चाहो ले सकती हो। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन 1 महीने में मैंने देख लिया कि मेरे बच्चे शरद से बहुत प्यार करने लगे हैं। मैंने सोचा
50 लाख से मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, लेकिन अगर शरद मेरी ज़िंदगी में रहेगा तो मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिलेगा और मुझे भी सच्चा हमसफ़र। आखिरकार मैंने अपना फैसला सुना दिया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शरद। शरद की आंखों में खुशी झलक आई। वह बोला, सच? मेरे सिर हिलाया और उनसे मुझे खुशी से गले लगा लिया। इस तरह हम दोनों ने अपनी पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शरद ने मुझे और मेरे बच्चों को सहारा दिया और हम एक खुशहाल परिवार बन गए। कुछ समय बाद शरद हमें अपने साथ लंदन ले गया और वहाँ हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।